ठीक है, कोड ऑफ प्रैक्टिस 90 दिन के अंदर बना लिया जाएगा, बिल्कुल 90 दिन के अंदर बना लिया जाएगा, है ना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। रेगुलेशन नंबर 119 तक हो गया था, 120 पे आते हैं। 120 क्या चीज़ है समझते हैं। 120 में बेसिकली लिखा गया है, एक मिनट, अभी इसका पीपीटी तो भेजा हुआ है, खाली टाइप करना है एक दो को रेगुलेशन, तभी इसे समझ लो ना, बाकी हम भेज देंगे इसका। रेगुलेशन नंबर 120 में है, खान बंद करने से पूर्व किए गए संरक्षात्मक कार्य। यानी माइंस को बंद करना अगर हम चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि तुरंत माइंस को बंद कर देंगे, उससे पहले हमको कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव मेजर फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंटिव मेजर फॉलो करने पड़ेंगे। प्रिवेंटिव मेजर क्या होता है, देखिए बताते हैं। अगर कोई धनबाद से होंगे तो माइंड नहीं कीजिएगा, हम भी धनबाद से हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर इसलिए फॉलो किया जाता है कि अगर प्रिवेंटिव मेजर फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्घटना हो सकता है, कोई उस चीज का गलत इस्तेमाल कर सकता है। जैसे एक अंडरग्राउंड माइंस है ना। अंडरग्राउंड माइंस आपका बोर्ड एंड पिलर मेथड से चला, उसके बाद उस माइंस को हम बंद कर दिए, तो बंद करने के बाद माइंस में कम से कम 200 दो ठो एंट्रेंस तो होगा, कहीं ना कहीं दो ठो ऐसा रास्ता होगा जिसमें माइंस में घुस रहा होगा, तभी तो वेंटिलेशन होता है। कम से कम दो निकास मार्ग होते हैं। तो ये जो दोनों निकास मार्ग है इसको सील कर दिया जाता है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर मोटा एक ठो दीवार बनाते हैं, कम से कम कंक्रीट गथनी वाला है तो 40 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, एक ईटा, दो ईटा, तीन ईटा, चार ईटा, पांच ईटा, है ना। लगभग 5 ईटा के आसपास हम रखते हैं, ठीक। तो इसको एक दो तीन चार पाँच, 5 गो ईटा डाल के, 4 से 5 गो ईटा डाल के अगर हम इसको मोटा करके सील कर रहे हैं, बीच बीच में सीमेंट भरा हुआ है, तो सोच सकते हैं कितना मोटा दीवार होगा। आपका घर का जो दीवार होगा इसको हम लोग बोलते हैं 10 इंची का दीवार। घर का ईटा कैसा रहता है, एक ऐसा रहेगा एक ऐसा रहेगा, दो दीवार वाला ईटा रहेगा, और कहीं कहीं पे सिंगल दीवार वाला ईटा रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं 5 इंची, ठीक है। ये कहता है 10 इंची और इसको बोलते हैं सिंगल ईट वाला 5 इंची का दीवार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा लगभग 4 से 5 ईंट का दीवार है, या तो ऐसा बना देंगे, ठीक है, या फिर हम पत्थर का दीवार लगा देंगे। ऐसे करके हम सील करेंगे। क्यों सील करेंगे भैया, क्या जरूरत है हमको सील करने का, ठीक। तो सील अगर हम नहीं करेंगे, जो भी माइंस का एंट्रेंस है, अगर इसमें हम दीवार बना के नहीं सील करते हैं, हम एक तो लोहा का गेट लगा के छोड़ देते हैं या ऐसे खुला छोड़ देते हैं, तो क्या हो सकता है, देखिए बहुत सारा जानवर है, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय मवेशी हो गया, सुअर हो गया, माइंस के आसपास में रहता है। जहाँ भी माइंस होता है उस जगह के आसपास में कुत्ता तो रहेगा ही रहेगा, गाय बैल आएगा ही आएगा, रहेगा ही रहेगा, क्योंकि लाइट वाइट रहता है, रोड चिकना रहता है, आदमी बैठ जाता है वहाँ जानवर लोग। तो अगर माइंस खुला छोड़ दिए तो वो जानवर गलती से उसमें घुस जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जानवर पे CH4 का इफेक्ट नहीं होता है, CO गैस का इफेक्ट नहीं होता है, जानवर पर भी इफेक्ट होता है। और बेचारा मासूम जानवर को पता भी नहीं रहेगा, है ना। माइंस के नीचे अगर उतर भी जाएगा, स्लिपरी है, कहीं गिर जाएगा, तो पहला तो है जानवर के चलते। दूसरा है कि जरूरी नहीं है कि जानवर के चलते ही ऐसा हो, जानवर ही अंदर जाए, आजकल आदमी भी जानवर, ठीक है। आदमी जानवर से बदतर है। आदमी को पता भी रहेगा तब भी वो घुस जाएगा उसके अंदर पैसे घूमने के लिए। इसके बाद एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कोयला चोरी, ठीक है। तो थोड़ा देर पहले बोले थे एक बात, माइंड नहीं कीजिएगा। कोयला चोरी, धनबाद का एक माइंस के बारे में हम आपको बताते हैं, आंखों देखा हाल। उस टाइम हम धनबाद में ही थे। एक माइंस था जो बंद हो चुका था, ठीक है। और माइंस बंद होने के कारण कतरा से एक पर्टिकुलर एरिया पड़ता है धनबाद का, जिसमें बहुत सारा आदमी लोग दूर दूर से, सर 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर से दूर दूर से आता था गाड़ी लेके, और उस माइंस का एंट्रेंस को तोड़ दिया, ठीक है। पतला एंट्रेंस था तो उसको तोड़ा, तोड़ के अंदर घुस गया, और अंदर घुस के दनादन कोयला काट काट के बेचने लगा। कोयला काटता था, बोरा में भरता था और बेचता था। एक ठो अगर हम बाइक पकड़ ले, बजाज सिटी 100 का बाइक रहता था, स्प्लेंडर प्लस रहता था, ठीक है। क्यों रहता था आपको पता ही है, ये सब कम माइलेज वाला गाड़ी होता है, तो खराब गाड़ी, मतलब थोड़ा सा, इसमें एक एक बोरा की जगह पे 12 बोरा, 13 बोरा, ठीक है। आप देखे होंगे तो बताइएगा, 12 से 13 बोरा कोयला एक आदमी निकालता था एक बार में, और दिन भर में कम से कम वो 3 से 4 राउंड मारता था, ठीक है। 12 × 4 = 32, 12 से 50 बोरा एक आदमी कोयला निकालता था, ठीक। ऐसे कर करके नहीं भी तो कम से कम आपका 150 से ऊपर आदमी था, 150 से ऊपर आदमी था जो कोयला लगातार निकाल रहा था। अब 150 से ज्यादा जो आदमी है वो पढ़ा लिखा तो है नहीं,
वो माइनिंग इंजीनियर तो है नहीं, वो ओवरमैन सरदार तो है नहीं कि उसको पता रहेगा कि अगर हम पिलर को काटेंगे तो अस्टार्टा का फेलियर होगा, ओवर राइडिंग हो सकता है, बम्प हो सकता है, ठीक है, कोलैप्स हो सकता है, अगर कहीं पे सपोर्ट लगा के छोड़ दिया गया है तो प्री मैच्योर कोलैप्स हो सकता है, अस्टार्टा फेलियर हो सकता है। आर्क थ्योरी के बारे में सबको जानकारी तो नहीं होगा, मजदूर आदमी कोयला चोरी काहे कर रहा है अगर आर्क थ्योरी का जानकारी होगा तो क्या कर रहा था, 150 के करीबन आदमी कोयला चोरी करता था और अपना घर पाल रहा था। अचानक से एक दिन माइंस में दुर्घटना हुआ और ऊपर का पूरा रूफ फॉल, मतलब रूफ जो है वो ऊपर से नीचे गिर गया, ठीक है, जिसमें करीबन 40 से 45 आदमी मर गए, ठीक है। और प्रशासन कभी भी ऐसा खबर को बताता नहीं है, चाहे कोई भी एरिया का प्रशासन हो, अगर वो बता देगा या अखबार में छप जाएगा कि 40 से 50 आदमी अवैध खनन कर रहे थे और मारे गए, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उस थाना पे, उस लोकल जगह पे। इसीलिए कहा जाता है कि 5 गो 6 गो आदमी जाके कर रहा था अवैध खनन, उसमें से 1 गो 2 गो मर गया, 3 गो मर गया, बाकी का जो डेड बॉडी है उसको उसका घर वाला को सौंप दिया जाता है, या जो लोकल प्रशासन है वो दबा धमका के, डरा धमका के अंतिम संस्कार कर देता है। क्योंकि अगर मान लो ऐसा है कि वो आदमी लोग ही बोले कि नहीं इसको मुआवजा दो, तो भैया किस चीज़ के लिए मुआवजा दे? कोयला चोरी कर रहा है उसके लिए मुआवजा दे, किस चीज़ के लिए दे, ठीक है। और अगर अवैध खनन में नाम चढ़ गया, रिपोर्ट में लिखा गया कि फलना कुमार जो है वो अवैध खनन कर रहा था, तो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जाता है वो। अगर उसका बाल बच्चा कल दिन नौकरी चाकरी करना चाहेगा तो उसको फिर थाना वेरिफिकेशन करेगा तो दिक्कत हो जाएगा, बोलेगा अरे तोर बाबूजी तो कोयला चुराते थे, है ना, तो बड़ा समस्या हो जाएगा। तो ये सब समस्या से बचने के लिए आदमी क्या करता है, मैटर को दबा देता है और प्रशासन भी मैटर को दबा देता है। तो ऐसा समस्या ना हो इसके लिए माइंस जब भी बंद किया जाता है, बंद करने से पहले कुछ प्रोटेक्टिव मेजर लिए जाएंगे, कुछ प्रोटेक्टिव मेजर लिए जाएंगे। अब पहले डिसाइड करना है कि मेरा माइंस टेम्पररी बंद है या परमानेंट बंद है, टेम्पररी बंद है या परमानेंट बंद है। अगर टेम्पररी बंद है तो उस माइंस में पहला चीज हमको एक ठो गार्ड तैनात करना पड़ेगा जो 24/7 रहे। ऑब्वियस सी बात है एक आदमी 24 घंटा ड्यूटी नहीं कर सकता है, तो कम से कम को 3 ठो गार्ड चाहिए होगा। आप कोई भी सीसीएल का माइंस में चले जाइए जो बंद है लंबा टाइम से, है ना, उस माइंस के आसपास में आपको जरूर दिखाई देगा कि एक ठो गार्ड है जो आता है, खाली गार्ड आता है नौकरी कर रहा है। जो भी माइंस को टेम्पररी बंद किया गया है उसमें आपको एक ठो गार्ड दिखेगा ही दिखेगा। जैसे हम एग्जांपल देना चाहेंगे, आपका एक कोलियरी है कठारा एरिया के आसपास में, कठारा अंडरग्राउंड माइंस, कठारा अंडरग्राउंड माइंस, ठीक है। इसके बाद जैरंग डी अंडरग्राउंड माइंस, ये सब आंखों देखा हाल बता रहे हैं हम। ये सभी माइंस बंद हो चुके हैं लेकिन वो टेम्पररी बंद किए गए हैं, इसके लिए उसमें गार्ड तैनात किया जाता है जो कि 24/7 उसमें ड्यूटी देता है, ठीक है। अगर गार्ड का संख्या बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ाया जाएगा जितना भी इंट्रेंस है सब में। और उसमें क्या किया जाएगा, ग्रिल का गेट लगाया जाएगा, मतलब लोहा वाला गेट लगा दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाहर में एक ठो आदमी बैठा दिया जाएगा, या टीना चदरा का गेट लगा दिया जाएगा, बाहर में एक ठो आदमी बैठा दिया जाएगा जो इसका रखवाली करेगा। वो इस चीज़ का जिम्मेदारी लेगा कि कोई भी कोयला चोरी नहीं हो रहा है, अवैध खनन नहीं हो रहा है, कुछ गलत काम नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो पहला तो ये, और दूसरा बोला गया है कि अगर हम परमानेंट बंद कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमको गार्ड का जरूरत नहीं है, हमको कोई चीज़ का जरूरत नहीं है, हम सर्वे को अपना अपडेट कर लेंगे, ठीक है। जो सर्वेयर होगा उस सर्वेयर से हम सर्वे कराएंगे और सर्वे कराने के बाद सब कुछ अपडेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स क्या भरना पड़ता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं भू राजस्व, जमीन का लगान, जमीन का लगान, इसको हम लोग बोलते हैं लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, ठीक है। जमीन का लगान। आप अगर घर बना के रह रहे हैं जमीन के ऊपर में तो बहुत सारा आप में से होंगे जिसको घर का भाड़ा देना पड़ता होगा कि हम जमीन का भाड़ा दे रहे हैं, सरकार आता होगा साल भर में, 2 साल में, 3 साल में एक बार, है ना, सरकार का कोई आदमी, और आपसे 50 रुपया का पर ईयर के हिसाब से 150, 200, 300, 400, जिस जगह का जैसा रेट है, अपना लैंड रेवेन्यू यानी कि कर वसूल करता होगा जमीन का किराया। इसी तरह से माइंस जो होता है वो अक्सर लीज पे लिया जाता है, और अगर माइंस का खुद का भी ज़मीन है तो वो लीज पे ले रहा है या खुद का भी ज़मीन है तो उसको लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व भरना पड़ता है, ठीक है। ज़मीन में माइनिंग कर रहा है तो वहाँ पे तो खैर 50 रुपया नहीं लगता है, 1500 रुपया पर ईयर के हिसाब से देना पड़ता है उसको, ठीक है। अभी तो वही रेट है कम वाला में, और बाकी जो बड़ा एरिया है एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू उसको चुकाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बंद कर देगा, पहले लैंड रेवेन्यू चुकाना पड़ेगा, सब रसीद उसीद सब क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ज़मीन खरीदते तो रसीद कटाते हैं ना, इसी तरह से जब बंद करेंगे माइंस को तो आपको
लैंड रेवेन्यू टैक्स वगैरह जितना चीज़ है, एनुअल रिपोर्ट है जो सबमिट नहीं किए डीजीएमएस के, जो सर्वे नहीं करवाए तो वो सर्वे को अपडेट करेंगे। सब कुछ करने के बाद फिर लास्ट में हम बंद करेंगे। बंद करने के लिए हम लोग गेट नहीं लगाएंगे बल्कि परमानेंट सील करेंगे 40 सेंटीमीटर मोटा दीवार से। अगर ये कौन आपका ईटा का बना रहे हैं तो कंक्रीट का बना रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। मेसोनरी कंक्रीट में भी शायद 40 सेंटीमीटर ही होता है मोटाई, है ना। तो 40 सेंटीमीटर क्यों रखते हैं? ताकि कोई आदमी गलती से उसको तोड़ नहीं पाए, ठीक है, इसलिए मजबूत रखा जाता है ना। चलिए, तो परमानेंट टाइप से बंद करते हैं ये पे, यहाँ पे यही सब प्रोटेक्टिव मेजर लिखा हुआ है। अब कुछ टर्म है जो आपका बुक में नहीं लिखा है लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, आपका काम आएगा, आज नहीं तो कल पढ़िएगा जरूर कोई ना कोई किताब में, ठीक है। एक सेकेंड देखें सर, जरंडी 5 नंबर माइंस है, बंद है, उसके बगल में मैगजीन है, उसमें बारूद रखा हुआ, बारूद वो भी देखे होंगे आप, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे, समझिए। माइंस को पानी से डुबा दिया जाता है, माइंस में बाढ़ लाया जाता है, ठीक है, जान के फ्लडिंग करवाया जाता है। आप भी सोचेंगे कि यार माइंस में जान के फ्लडिंग काहे करवाता है, जान के बाढ़ काहे करवाता है, तो बताते हैं हम आपको। मान लीजिए आप डिसाइड किए कि जो मेरा माइंस है वो टेम्पररी पीरियड के लिए बंद रहेगा, ठीक है, टेम्पररी पीरियड के लिए बंद रहेगा क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट कर रहे थे और डिप्लरिंग सही से नहीं किए हैं, ठीक है, डिप्लरिंग सही से नहीं किए हैं तो डिप्लरिंग में आपको ज़्यादा कोयला मिलता है, एक्सट्रैक्शन रेट ज़्यादा होता है। तो आप क्या करेंगे, डेवलपमेंट करके आपके पास अगर पैसा कौड़ी का कमी है या कंपनी का कोई पॉलिसी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है, आप टेम्परेरी माइंस को बंद कर सकते हैं। अगर आपके माइंस में कोई ऐसा एरिया है माइंस के आसपास जहाँ पे अवैध खनन का खतरा है, आपका सिटी जो मेन सिटी होता है ना, सिटी के आसपास में अवैध खनन थोड़ा सा कम होता है, और जैसे जैसे आप रूरल एरिया में जाते जाएंगे, है ना, रूरल एरिया में क्या होता है, प्रशासनिक अधिकारी उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, और रूरल एरिया में एरिया बड़ा बड़ा दे दिया जाता है, बहुत सारे गांव पंचायत ये सब वो सब होता है, तो वो सब कोई बेचारा हैंडल करने में बड़ा समस्या आता है, जिसके चलते वहाँ पे अवैध खनन ज़्यादा बढ़ता है। और मेन रोड हाईवे तो रहता नहीं है, कच्चा कच्चा रास्ता है, पुलिस वाला तो जीप लेके कच्चा रास्ता में घूमेगा नहीं दिन भर, तो इसीलिए उस सब में अवैध खनन का चांसेस ज़्यादा होता है। तो टेम्पररी अगर किसी माइंस को बंद किया जा रहा है तो आदमी क्या करता है, 40 सेंटीमीटर मोटा जो दीवार हम बोले हैं वो दीवार तोड़ देता है ना। अगर 50 गो आदमी मिल के लकड़ी से इसको पीट रहा है, ठोक रहा है, तो काहे नहीं टूटेगा दीवार भाई, है, एकदम टूट जाएगा। नहीं तो जेसीबी ला के तोड़वा देगा, है ना, ऐसा करता है, वो सब भाड़ा 2,000 रुपया जमा करेगा चंदा काट के, जेसीबी ला के तोड़वा देगा दीवार, तो दीवार तो टूट गया भैया, बीसीसीएल का अधिकारी या जो भी अधिकारी है उसको उतना जानकारी लगा नहीं। तो इस कंडीशन में ऐसा सिचुएशन ना हो कि कोयला चोरी हो सके या स्पॉन्टेनियस हीटिंग के चलते आग लग जाए, कहीं से अगर पोर्ट होल मिल गया है सरफेस तक, या कहीं से क्रैक मिल गया है, सब्सिडांस हो गया है, तो वो सब्सिडांस कहीं वहाँ तक फैल ना जाए, तो ये सब चीज़ से बचने के लिए फ्लडिंग एक बहुत ही अच्छा उपाय होता है। फ्लडिंग बहुत बेहतरीन उपाय होता है। कुछ नहीं करना है, अगर अगल बगल माइंस है तो बगल वाला माइंस को बोलेगा मैनेजर साहब कि मैनेजर साहब आपका माइंस से पानी निकलेगा ना, तो माइंस का पानी को फेंकिएगा नहीं, माइंस का पानी को हमारा माइंस में भर दीजिएगा। एक तो पाइप का कनेक्शन करते हैं आपका माइंस से अपना माइंस में, और अपना माइंस में भरना शुरू करते हैं। तो अब सब आदमी लोग का निकाला रहेगा, ऑब्वियस सी बात, आदमी तो रहेगा नहीं, और धीरे धीरे माइंस को डुबाना शुरू करेगा, ठीक है, डुबा डुबा के पूरा माइंस को डुबा दिया जाएगा, और उसके बाद ऊपर से सील कर दिया जाएगा, जो 40 सेंटीमीटर मोटा दीवार बोले हम, ठीक है, सील करके फिर हम छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, सबसे पहले स्पॉन्टेनियस हीटिंग नहीं होगा, आग नहीं लगेगा, है ना, इसके बाद कोयला जो है वो आपका बर्बाद नहीं होगा, ठीक है, इसके बाद चोरी नहीं होगा, कोयला चोरी, अब कोई भी आदमी पानी में तैर तैर के घुस घुस के तो कोयला काटेगा नहीं भाई, है ना। तो अब यहाँ पे कोयला मेरा पूरी तरह से सेफ है, अब कोयला चोरी का कोई झंझट नहीं है। अब आराम से हमको 5 साल के बाद मन करेगा तो 5 साल के बाद माइंस ओपन करने के लिए जो गेट है गेट को तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद बड़ा बड़ा 10 गो सबमर्सिबल पंप लगा देंगे, है ना, 75 HP का, 100 HP का, 150 HP का पंप लगा देंगे, 4 गो 5 गो पंप लगा देंगे भाड़ा से लाके, मस्त अपना 1 महीना में पूरा माइंस खाली। उसके बाद वेंटिलेशन सुधारेंगे, जो भी गैस है सड़ा वहा जो रुका हुआ है सब गैस निकल जाएगा, अब आराम से माइनिंग करेंगे, दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये सब आपको आने वाला टाइम में मिलेगा, अभी नहीं है ना। तो ये सब कुछ प्रोटेक्टिव मेजर फॉलो किए जाते हैं माइंस को बंद करने से पहले। कौन कौन सा कंडीशन में क्या क्या होता है सब कुछ हम आपको बता दिए कहानी जैसा। चलिए, अगर इस कहानी को दोबारा सुनना है तो वीडियो डाला रहेगा, आप आराम से सुनते रहिएगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 121 और 122। 121, 122,
121 अंडरग्राउंड, 122 ओपन कास्ट। जब कभी भी माइन बाउंड्री के नज़दीक काम हो रहा होता है, माइन बाउंड्री का मतलब एक होता है लीज होल्ड एरिया और एक होता है माइन बाउंड्री। लीज होल्ड एरिया का मतलब होता है कि इतना ज़मीन कंपनी खरीदा है, ठीक है। लीज होल्ड एरिया का मतलब है कि इतना ज़मीन कंपनी खरीदा है या लीज पे लिया है। फॉर एग्जाम्पल बीसीसीएल नाम का एक कंपनी है जो 10 किलोमीटर का एक एरिया को खरीद लिया है पूरा या लीज पे ले लिया है कि यहाँ पे हम माइनिंग एक्टिविटी करेंगे, हम माइंस चलाएंगे, डंप बनाएंगे, ओवरबर्डन डंप बनाएंगे, गराज बनाएंगे, वर्कशॉप बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे, कैंटीन बनाएंगे, वहाँ पे हम गाछ रोपेंगे। तो ऐसे करके एक 10 किलोमीटर का एरिया को ले लिया, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इस बात है। तो अब इसमें से अगर एक पर्टिकुलर पोर्शन में ही वो माइनिंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर का दायरा में ही, 2 किलोमीटर स्क्वायर का दायरा में ही माइनिंग कर रहा है, डंप वगैरह सब आसपास में ही रखा हुआ है, 2 किलोमीटर में सिमट गया सब। तो इस पर्टिकुलर 2 किलोमीटर का एरिया को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे माइन बाउंड्री। इसको क्या कहेंगे? माइन बाउंड्री कहेंगे, ठीक है। और लीज होल्ड एरिया क्या होगा? जितना दूर तक लिया हुआ है, हो सकता है कि लीज होल्ड एरिया के अंदर में आदमी लोग जमीन कब्जा कब्जा के घर बना दिया है, दुकान खोल दिया है ना। कब्जा के करता है ऐसा। पहले क्या करेगा, एक रास्ता को देखेगा कि हाँ सही अच्छा जगह है, वो पतला सा रोड पार हुआ है। उसके बाद 4 गो बांस गाड़ देगा, 2 दिन वहीं बैठेगा बतियाएगा। उसके बाद एगो छोटा सा ठेला ला के खड़ा कर देगा, गुपचुप बेचने लगेगा। फिर कुछ दिन बाद देखेगा कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो 2 गो बांस गाड़ के फिर सिंघाड़ा बेचने लगेगा। फिर छतरी लगा देगा ऊपर में, है ना, खपड़ा लगा देगा। देखेगा कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो मिट्टी का दीवार बना देगा। 2-3 साल में देखेगा और कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो वही मिट्टी दीवार तोड़ के सीमेंट का बना देगा, ढलाई कर देगा। अब बोलेगा 10 साल से कहाँ था, हम 10 साल पहले घर बनाए, ठीक है। उसको बोलते हैं दाखिल खारिज, बाकी कोर्ट का मैटर है सब। तो जो आइडिया है वो हम आपको समझाना चाह रहे थे कि अंडरग्राउंड माइंस में माइन बाउंड्री और ओपन कास्ट माइंस में माइन बाउंड्री दोनों को लेके कुछ प्रावधान है। क्या प्रावधान है हम समझते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि हर माइंस का एजेंट ऑनर मैनेजर माइन बाउंड्री को फिक्स रखेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फिक्स रखेगा कि इस 5 साल में, ठीक है, 5 साल में माइन बाउंड्री जो है वो मेरा पर्टिकुलर ये रहा, ठीक है। इसके बाद अगर बगल में कोई माइंस है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक माइंस है, बगल में कोई माइंस पड़ता है, ठीक है। बगल का माइंस का मैनेजर और ए वाला माइंस का मैनेजर, दोनों माइंस का मैनेजर के बीच में झगड़ा हो गया, जैसे दो पड़ोसियों के बीच में झगड़ा होता है ना कि ये जमीन यहाँ तक मेरा था, वो धीरे धीरे अपना खेत में होता है, अक्सर आरी होता है, आर, है ना। तो बोलता है आरी काटते काटते मेरा जमीन को कब्जा लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही दो माइंस का मैनेजर के बीच में कभी कभी झगड़ा होता है कि मेरा माइन बाउंड्री जो था वो यहाँ तक था, लेकिन ये कब्जा लिया, ठीक है, ये कब्जा लिया, बी वाला कब्जा लिया, बगल वाला कब्जा लिया, ठीक। तो ऐसा कभी कभी होता है सिचुएशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्यूट, ठीक। इसको इंग्लिश में हम लोग टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्यूट। अब एक टर्म होता है बाइंडिंग एग्रीमेंट, बाइंडिंग एग्रीमेंट, समझते हैं। इसको कॉमन भाषा में समझते हैं, थोड़ा झारखंड का टर्म ज़्यादा आ रहा है, बट हमको लगता है समझ जा रहे होंगे आप लोग, है ना, उतना भी कुछ ऐसा नहीं है। समझते हैं, बाइंडिंग एग्रीमेंट का मतलब समझते हैं। मान लीजिए एक ठो फादर है, उसका 2 ठो लड़का है, ठीक। अब फादर पूरा ज़मीन वमीन कमा के खरीदा है और बाप दादा का भी जायदाद है ना। अब फादर चाहता है कि हम बंटवारा करें, दोनों भाई आपस में लड़ गया है, ठीक, कि ये ज़मीन मेरा, वो ज़मीन मेरा, ऐसे मेरा वैसे मेरा, पूरा घर में रोज़ केचाहिन बोल, सर रोज़ झगड़ा हो रहा है घर में, ठीक है। दोनों भाई के बीच में रोज़ झगड़ा हो रहा है, इसका भाई का बीवी, उसका भाई का बीवी एक दूसरे को पूरा गरिया रही है, नोच रही है बाल-उल। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब वो दोनों के पास 2 मौका है। पहला मौका है कि वो पंचायत के पास जाए, गाँव में बेसिकली जो ग्रामीण इलाका होता है उसमें पंचायत होता है, ठीक है। पंचायत के पास जाएगा और पंचायत के पास जाके बोलेगा, जो भी मुखिया होगा, वार्ड सदस्य होगा, वो सबको बोलेगा कि हमारा घर में रोज कचर कचर हो रहा है, तो एक काम कीजिए, हम लोग का जमीन का मुद्दा सुलझा दीजिए। तो पंचायत एक दिन मीटिंग बैठाएगा और मीटिंग बैठाने के बाद अ, कुछ इधर साइड से रहेगा, कुछ उधर साइड से रहेगा और सब मिलके एक समझौता करेगा, एक एग्रीमेंट पे आएगा कि देखो आधा ज़मीन तुम्हारा, आधा ज़मीन इसका, है ना? और जो बिज़नेस है, बिज़नेस का पैसा आधा तुम्हारा, आधा उसका, ऐसे कर कर के बाँट देता है। तो उसमें दोनों अगर म्यूचुअल है, दोनों को अगर राज़ी है, ठीक है? दोनों व्यक्ति को अगर राज़ी है, तो उसमें सिग्नेचर करता है। दोनों लड़का जो झगड़ा कर रहा था आपस में, अगर दोनों को राज़ी है कि नहीं-नहीं ठीक है, हम मान गए, ये वाला सही है, तो दोनों इसमें साइन करेगा। इसको कहेंगे बाइंडिंग एग्रीमेंट, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? बाइंडिंग एग्रीमेंट। कभी भी चाहेगा तो इस जो समझौता है इससे मुकर सकता है कोई आदमी, ठीक है। तो अभी फिलहाल जब तक
कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक बाइंडिंग एग्रीमेंट को माना जाता है। अगर कोई आदमी कोर्ट में केस कर दिया है, ठीक, कि जो बाइंडिंग एग्रीमेंट है वो गलत है, हमको दारू पिला दिया था, दारू पिला के साइन करा लिया इस पे, तो कोर्ट क्या करेगा, उस पे अगर स्टे लगाना चाहेगा तो स्टे लगा सकता है, नहीं तो जब तक कोर्ट स्टे नहीं लगाएगा तब तक ये बाइंडिंग एग्रीमेंट ही एक्सेप्टेड होता है। इसी तरह माइंस में भी होता है। माइंस में क्या है, मान लीजिए 2 ठो माइंस था, एक ए माइंस एक बी माइंस, दोनों माइंस का मैनेजर झगड़ा कर लिया कि मेरा बाउंड्री को उमड़िया लिया इमड़िया लिया, तो उस माइंस के आसपास में जो भी नेता है, बड़ा बड़ा बाहुबली है, विधायक है, ठीक है, वो सब एक दिन बैठेगा दोनों माइंस का मैनेजर के साथ और एक फैसला कर देगा कि ये जो कॉमन लाइन है, ठीक है, ये कॉमन लाइन आपका माइंड बाउंड्री है, और अगर दोनों मानता है तो उस बाइंडिंग एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो वही बोला गया है अंडरग्राउंड माइंस में, जब पढ़िएगा रेगुलेशन नंबर 121, तो इसमें बताया गया है, ठीक है, क्लेम्ड बाउंड्री, बाइंडिंग एग्रीमेंट, ठीक है, न्यायालय का अंतिम निर्णय, ऐसा कुछ कुछ टर्म आएगा, डिस्प्यूट। तो टर्म को हम समझा दिए, अब समझाते हैं ये बोलना क्या चाहता है। कहना चाहता है कि अगर दोनों को आपस में विवाद होगा, डिस्प्यूट होगा, तो जो क्लेम्ड बाउंड्री है वो माना जाएगा, या फिर अगर कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट करवा लिया गया है तो वो माना जाएगा एक कॉमन माइंड बाउंड्री, ठीक है। और अगर कोर्ट में मैटर है, अगर कोर्ट जब तक फैसला नहीं करता या स्टे लगा दिया है तो फिर कोर्ट का मैटर माना जाएगा। जब तक कोर्ट फैसला नहीं करता तब तक बाइंडिंग एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, माइन बाउंड्री के तौर पे। तो बोला गया है कि अगर अंडरग्राउंड माइंस में काम हो रहा है, अगर अंडरग्राउंड माइंस में काम हो रहा है तो दोनों माइंस के बीच में जो माइन बाउंड्री होगा उसमें कम से कम एक पिलर जितना एरिया छोड़ना पड़ेगा। कितना छोड़ना पड़ेगा? एक पिलर जितना बैरियर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं बैरियर, जिसमें बी माइंस वाला आधा पिलर छोड़ेगा और ए माइंस वाला आधा पिलर छोड़ेगा, ठीक है, और दोनों मिला के हो जाएगा एक, आधा प्लस आधा बराबर एक, तो एक पिलर के बराबर बीच में, एक पिलर के बराबर बैरियर छोड़ा जाता है दो माइंस के बीच में। ये है अंडरग्राउंड माइंस का केस, ठीक। अब आते हैं ओपन कास्ट माइंस पे। तो ओपन कास्ट माइंस में भी यही चीज बोला है ना, प्रोटेक्टिव मेजर फॉलो करेंगे ऐसा वैसे। अंडर ओपन कास्ट माइंस में बोला है कि मान लीजिए एक माइंस है ए और एक माइंस है बी, तो बी वाला माइंस कभी भी अगर माइन बाउंड्री के 7.5 मीटर अंदर जा रहा है, ठीक है, तो खनन कार्य रोक देगा, खनन कार्य नहीं करेगा। मतलब 7.5 मीटर के अंदर में कभी भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं कर सकता, माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग ऑपरेशन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अगर बगल में कोई माइंस है तो 7.5 मीटर पे रुक जाएगा, कब? ओपन कास्ट में। अंडरग्राउंड में क्या 7.5 मीटर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अंडरग्राउंड में है एक बैरियर के बराबर, एक बैरियर या एक पिलर साइज कह लीजिए। एक पिलर साइज में दोनों माइंस कितना कितना वो एरिया छोड़ता है? दोनों माइंस आधा आधा पिलर छोड़ता है, आधा माइंस आधा पिलर छोड़ेगा ए वाला और आधा पिलर छोड़ेगा बी वाला, ठीक है। तो अंडरग्राउंड में नियम है कि एक बैरियर बीच में छोड़ा रहेगा, मतलब एक पिलर साइज के बराबर, और ओपन कास्ट में है कि 7.5 मीटर के अंदर अगर कोई भी माइंस पहुंच रहा है माइन बाउंड्री के, तो उस कंडीशन में कोई भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं किया जाएगा, ठीक। तो ये दोनों में जो सारांश था वो हम आपको बता दिए, रेगुलेशन नंबर 121 में और रेगुलेशन नंबर 122 में, ठीक है। अब इसको पढ़िएगा, आपका यही चीज लिखा हुआ है जिसको हम समझाए सिंपल भाषा में, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन है मेरा दिमाग में आ रहा है, अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए एक जिला है धनबाद, मान के लीजिए है, और एक है बोकारो। तो एक माइंस ऐसा है जिसका कुछ हिस्सा धनबाद जिला में पड़ता है और कुछ हिस्सा बोकारो जिला में पड़ता है। इस माइंस का मान लीजिए नाम है दुगदा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो दुगदा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट जो है वो कुछ हिस्सा धनबाद में पड़ता है और कुछ हिस्सा बोकारो में पड़ता है। तो बताइएगा इस माइंस का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होगा, ये कौन फैसला करेगा, इस माइंस को किसके अंडर में रखा जाएगा। अब जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, जो भी टैक्स है, रेवेन्यू है, सब उसी के हिसाब से इसको भरना पड़ेगा, उसका जिला प्रशासन वही होगा, थाना वाला वही होगा, कभी सिक्योरिटी देना पड़ गया तो वही देगा, है ना। डीएम साहब का भी बहुत सारा जिम्मेदारी होता है, वो पूरा वही करेगा। तो बताइएगा कौन फैसला करेगा कि ये जो माइंस है वो किसका झोली में जा गिरेगा, बताइएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, अच्छा पढ़े हैं आप लोग, चलो। सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, बिल्कुल सही, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका फैसला करेगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली इसका फैसला करेगा।
सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो मोदी सरकार है वही डिसाइड करेगा। पीएमओ ऑफिस की तरफ से एक लेटर भेजा जाता है, तो वो बेसिकली डिसाइड करेगा कि जो माइंस है वो किसका अंदर पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 123 पे आते हैं। 123 में है SCAMP। SCAMP का फुल फॉर्म आपको पता होगा, स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, पहले SSR नाम का एक टर्म हुआ करता है जिसको हम लोग कहते थे सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल। ठीक है, इस नियम को 2017 में रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन SCAMP के अंदर में ही सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल आता है। ठीक है, इसके अंदर में ही सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल आता है, तो सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल को रेगुलेशन से हटा दिया गया है, बट SCAMP के अंदर में ही एक टर्म आता है। ठीक है, अब एक पहले समझते हैं पॉल कमिटी। पॉल कमिटी, इसके बारे में शायद आप कहीं ना कहीं सुने होंगे या पढ़े होंगे। पॉल कमिटी क्या होता है, तो देखिए बताते हैं। मान लीजिए एक माइंस है CCL। ठीक है, एक माइंस है मान लीजिए CCL। सीसीएल के अंदर में एक एरिया पड़ता है BN के एरिया, बोकारो एंड करगली एरिया। जस्ट अ सेकेंड, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, बोकारो एंड करगली एरिया पड़ता है। अब इस बोकारो एंड करगली एरिया के अंदर में अगर अंडरग्राउंड माइंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं ना, ऐसा है नहीं इतना, बट मान लेते हैं 3-4 ठो माइंस है। ठीक है, तो पॉल कमिटी क्या होगा, पॉल कमिटी या तो एक एरिया में रह सकता है, BN के एरिया में जो एरिया ऑफिस होगा, उसी एरिया ऑफिस में एक रॉक मैकेनिक्स का डिपार्टमेंट होगा। रॉक मैकेनिक्स डिपार्टमेंट जो रॉक मैकेनिक्स के बारे में पढ़ता है। ठीक है, रॉक इंजीनियरिंग करता है, मैकेनिकल रॉक मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है। ठीक है, या तो बीटेक करेगा ISM से, मतलब अलग अलग जगह से, या तो एमटेक करेगा, तो वो सब रॉक मैकेनिक्स डिपार्टमेंट का आदमी होता है, जो या तो एरिया ऑफिस में बैठेगा या एक पर्टिकुलर माइंस में होगा। अगर माइंस बहुत बड़ा है तो उस कंडीशन में उसमें रहेगा, नहीं तो BN के एरिया एक पर्टिकुलर एरिया में रहेगा। ठीक है, तो एक एरिया में एक रॉक मैकेनिक्स का डिपार्टमेंट होता है, जो कि अलग अलग अंडरग्राउंड माइंस में जाता है सर्वे करने के लिए, परीक्षण करने के लिए, अलग अलग टेस्ट करता है। जैसे यूनी एक्सियल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, कोऑपरेटिव टेस्ट होता है, एक्साइल टेस्ट होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है ना। बहुत सारा जांच करता है रॉक मैकेनिक्स वाला, रॉक का प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टी, वो सब चीज़ एनालाइज करता है, और एनालाइज करने के बाद मैनेजर साहब को, रॉक मैकेनिक्स वाला जो डिपार्टमेंट है, वो मैनेजर साहब को बताता है कि मैनेजर साहब, आपका जो माइंस है, इस माइंस में ये वाला सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल को फॉलो कीजिए, जिसमें 1 मीटर की दूरी पे आप बोर, मतलब 1 मीटर की दूरी पे आप रू बोल्ट कीजिए, है ना, साइड से इतना दूर रहना चाहिए, जंक्शन में इतना % ज़्यादा होना चाहिए। ये सब कौन बताता है, ये सब बताता है रॉक मैकेनिक्स का डिपार्टमेंट का आदमी। तो हर कोलियरी के लिए रॉक मैकेनिक्स का डिपार्टमेंट में जितना टीम होता है, उस टीम में जो मेंबर होते हैं उसको कहते हैं पॉल कमिटी। पॉल कमिटी में मैनेजर साहब भी शामिल होते हैं। ठीक है, पॉल कमेटी का एक मेंबर मैनेजर साहब भी रहेंगे, बाकी रॉक मैकेनिक्स डिपार्टमेंट का अलग अलग आदमी रहेगा, जिसमें एक रॉक मैकेनिक्स का सर्वेयर होता है, और बाकी रॉक मैकेनिक्स का कुछ इंजीनियर लोग होता है। ठीक है, तो पॉल कमेटी रॉक मैकेनिक्स डिपार्टमेंट का ही एक कमेटी है, जिसमें मैनेजर साहब भी आते हैं। ठीक है, ओके, रुक गया है, 1 सेकंड रुक जाइए। जो लाइव देख रहे हैं थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, 1 मिनट।
ओके। चलिए, कल का वीडियो लेक्चर ग्रुप में अपलोड कर दीजिए। नहीं किए क्या यार? अच्छा, कल का वीडियो हम डाल के तो रखे हैं। अच्छा, एक काम कीजिएगा ना, जो अपराइट एडुकेशन नाम का चैनल है, ऐसे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें क्या करते हैं, कभी कभी हम वीडियो पब्लिक करके ही डाल देते हैं, 2-4 वीडियो, ठीक है? क्योंकि उसको वॉच टाइम को भी बढ़ाना है, उसको भी मोनेटाइज करना है, इन फ्यूचर काम आ जाए। तो ऐसे सब्सक्राइब मार के रख लीजिएगा, कोई काम का ही चीज़ आ जाएगा, ठीक है? कुछ घाटा नहीं है। बाकी अगर नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, हम भेज देंगे, ठीक है? हाँ, पब्लिक करके डाले हैं। वॉच टाइम को थोड़ा ठीक करना है उसका, इसीलिए कुछ कुछ वीडियो पब्लिक करके डाले हैं, सब वीडियो पब्लिक नहीं है, ठीक है? चलो, कोई नहीं। तो अब हम लोग आगे आते हैं। तो पॉल कमेटी के बारे में हमको आई होप सब कुछ समझ गए होंगे कि पॉल कमेटी क्या होता है, ठीक है? हाँ, कल और आज का भी, कल और आज का दोनों का डाल देंगे। कल का डाला हुआ है, खाली शेयर कर देंगे, और आज का डाल देंगे, ठीक है? ओके, सबका हो गया। आते हैं स्क्रीन पे, सब ज्वाइन कर लिए, ठीक है? ओके, तो अभी हम बताएं तो पोल कमेटी के बारे में। पोल कमेटी का आई होप आपको आइडिया हो गया होगा, समझ गए होंगे पोल कमेटी क्या होता है। मैनेजर साहब पोल कमेटी के एक मेंबर होते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। पूछेगा इनमें से कौन है जो पोल कमेटी का मेंबर नहीं है, 4 गो आलतू फालतू नाम देके वो मैनेजर दे देगा, तो मैनेजर होता है, ठीक है? मैनेजर होता है। स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान क्या होता है, जो आप एसएसआर के बारे में पढ़े होंगे, एसएसआर में पढ़े होंगे कॉलेज लाइफ में। सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल जो होता है, वो आपका मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेथड ऑफ माइनिंग, है ना? आपका ये सब चीज़ के को देखते हुए, इस इन सब चीज़ों को देखते हुए, है ना, प्लस पास्ट एक्सपीरियंस, फिजियो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ रॉक, ये सब चीज़ को देखते हुए एक एसएसआर बनाया जाता था। तो वही एससीएएमपी है, ठीक है? अभी नाम चेंज हो गया है, बाकी काम वही है। बल्कि एससीएएमपी में सब कुछ आ जाता है, जबकि एसएसआर में खाली अंडरग्राउंड वाला आता था, ठीक है? तो स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान कौन बनाएगा? तो ध्यान रखिएगा, मैनेजर बनाएगा। हर माइंस का मैनेजर बनाएगा, ठीक है? एजेंट, ऑनर और मैनेजर अलग अलग आंकड़ा को देखते हुए, ठीक है, एक्सट्रैक्शन, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन को देखते हुए, एक्सट्रैक्शन का तरीका को देखते हुए, साइंटिफिक आधार पर, एक प्रैक्टिकल आधार पर स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान बनाता है, ठीक है? और इसके बाद इसको लागू करता है। इसमें चाल कांथी का सुरक्षा सब कुछ शामिल है। तो जो बताएं बस बिल्कुल वही सब है, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग होता है, ठीक? मालिक, एजेंट और मैनेजर स्टार्टा कंट्रोल और ये सब का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। एसएसआर में क्या था, मैनेजर साहब रिस्पॉन्सिबल होते थे। बनाएगा कौन? मैनेजर। लागू कौन करेगा? मैनेजर। देखेगा कौन? मैनेजर। लेकिन एससीएएमपी में ऐसा नहीं है। एससीएमपी में ऑनर, एजेंट और मैनेजर तीनों रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? ऑनर, एजेंट और मैनेजर तीनों रिस्पॉन्सिबल है। तीनों मिलकर बना सकता है, तीनों में से कोई भी बना सकता है। इसके बाद फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये भी देखने के लिए ऑनर, एजेंट और मैनेजर ये तीनों बाध्य है। इसके बाद जिसको जिसको इसका जिम्मेदारी सौंपा गया है, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? ये एक्चुअली में होता क्या है, ये अलग अलग माइंस का रूप का कंडीशन देखते हुए, पिलर का कंडीशन देखते हुए, उसका प्रॉपर्टी क्या है, रॉक का, ये सब को स्टडी करने के बाद एक स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान बनाया जाता है, जो कि पॉल कमेटी के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें मैनेजर भी मेंबर होता है, ऑनर एजेंट मेंबर नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि ऑनर एजेंट उसी को पेमेंट कर रहा होता है, इसीलिए उसका ऑनर नहीं होता है ना? चलिए, तो बस यही सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? देखिए, फिजियो सपोर्ट कंडीशन, इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्टा सपोर्ट प्लान, ये सब के बीच में बनाया जाता है। एसएसआर वाला पूरा इसी में के अंदर में आ जाता है ना? तो जब कभी भी माइनिंग स्टार्ट करना है, माइनिंग स्टार्ट करने के 30 दिन के पहले मैनेजर क्या करेगा, एक कॉपी आरआई साहब को भेजेगा, रीजनल इंस्पेक्टर को एक कॉपी क्या करेगा, भेजेगा, है ना, स्टार्ट करने से पहले। इसके बाद अगर रीजनल इंस्पेक्टर चाहेगा तो इसको हूबहू लागू जारू कर सकता है, या फिर इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकता है, ठीक है? और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए जिम्मेदार तो एजेंट, ऑनर, मैनेजर है ही। इसके साथ ही साथ में असिस्टेंट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? और जो भी सुपरवाइजरी पदाधिकारी है, सुपरवाइजरी स्टाफ है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सुपरवाइजरी स्टाफ में माइनिंग सरदार, ओवरमैन सब कुछ आता है, ठीक है? तो ये भी जिम्मेदार होता है। पूरा नियम क्या है? पूरा नियम ये है कि पहले क्या करेगा, रॉक मैकेनिक्स का डिपार्टमेंट आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं पॉल कमेटी।
पॉल कमेटी माइंस में विजिट करेगा, माइंस में विजिट करने के बाद एक तो प्रपोज्ड प्लान बना के मैनेजर साहब को देगा। मैनेजर साहब उसको देखेगा, अगर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता है तो चेंज करने के बाद रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेगा। ठीक है, रीजनल इंस्पेक्टर अगर उसमें चेंज करना चाहता है तो चेंज करके मैनेजर साहब को भेजेगा, नहीं भी चेंज करना चाहता है तो देगा। ये जो काम होता है वो 30 दिन पहले होता है, यानी कि जब हमको माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करना है उसके 30 दिन पहले रीजनल इंस्पेक्टर को मैनेजर साहब एक तो बना के भेजता है ना, आपका सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल या सपोर्ट प्लान बना के भेजता है। ठीक है, इसके बाद फिर इसको फॉलो किया जाता है। अब मैनेजर क्या करेगा, अगर बन के आ गया है, ग्रांट हो गया है, तो अब जितना भी पहले तो असिस्टेंट मैनेजर जो है, ठीक है, इसके बाद जो भी सुपरवाइजरी स्टाफ है, सुपरवाइजरी स्टाफ है, इस सब को बुलाएगा, और जो टाटा कंट्रोल से जुड़ा हुआ आदमी है उस सब को बुलाएगा, और बुलाने के बाद समझा देगा। अब असिस्टेंट मैनेजर सुपरवाइजरी स्टाफ को समझाएगा या टाटा कंट्रोल को वाला जो टीम है उसको समझा देगा, और समझाने के बाद उसका एक एक कॉपी सस्पिशियस जगह पे चिपका दिया जाता है। कॉन्स्पिशियस जगह पे, कॉन्स्पिशियस जगह मतलब जहाँ पे आदमी लोग बैठता है, उठता है, जाता है, जैसे रेस्ट शेल्टर के पास लगा देगा, नोटिस बोर्ड के पास लगा देगा, हाजिरी बाबू का रूम के पास लगा देगा, माइंस का एंट्रेंस के पास लगा देगा। इस सब जगह पे स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान को लगा दिया जाता है, ताकि आदमी को पता रहे। उससे रिलेटेड अगर कुछ प्रिकॉशन है, सेफ्टी है, तो वो भी लिख दिया जाता है, जो वहाँ पे ज़्यादा आदमी जान रहा है। अगर हिंदी जान रहा है तो हिंदी में, गुजराती जान रहा है तो गुजराती में, उसी भाषा में लगा दिया जाता है। ठीक है, चलिए। इसमें बेसिकली क्या क्या इंक्लूडेड होता है, इसमें इंक्लूडेड होता है सपोर्ट हम कैसे लगाएंगे, सपोर्ट का डायमेंशन क्या होगा, सपोर्ट का नाक जोक क्या होगा, कौन सा सपोर्ट कहाँ कहाँ पे लगाएंगे, टेम्प्रोरी सपोर्ट की जगह पे, परमानेंट सपोर्ट की जगह पे, कोड ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर को फॉलो करते हुए सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डिसमेंटल और असेस असेंबलिंग। असेंबलिंग का मतलब होता है सपोर्ट लगाना, डिसमेंटलिंग का मतलब होता है सपोर्ट को खोलना। तो सपोर्ट को खोलने का भी तरीका इसमें लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा SCAMP में आएगा। ठीक है, चलिए। तो SCAMP स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, बस इसमें कॉन्सेप्ट है। ठीक है, खाली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं बनता यार, है ना। इसमें कुछ ऐसा खास पॉइंट नहीं बनता है, बस इसमें पॉइंट दो चार गो है। पहला पॉइंट है कि 30 दिन के अंदर मैनेजर साहब इसको बनाता है, माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने के 30 दिन के पहले। मैनेजर जो है वो किसको भेजेगा, RI साहब को भेजेगा नोटिस। RI साहब चाहेगा तो इम्प्लीमेंट करके इसको भेज सकता है। अगर फॉलो नहीं होगा तो असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजरी स्टाफ सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो यही सब उसमें कुछ पॉइंट है ना, बाकी ऐसा कुछ इसमें पॉइंट नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट है। चलिए, सेटिंग ऑफ सपोर्ट पे आते हैं, है ना। अभी कंटिन्यू करें ना, एनर्जी बचा है ना आप लोग के अंदर, एक बार बता दीजिए। साउंड नहीं आ रहा है, न्यू स्टूडेंट में फर्स्ट क्लास। अच्छा, जो जिसका भी साउंड नहीं आ रहा है आप डाटा से ज्वाइन कर लीजिए। एनर्जी बट है, बट न्यू स्लो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट में SCAMP को रिपीट कर दीजिए। चलो बता देते हैं शॉर्ट में SCAMP को पूरा पूरी। SCAMP का मतलब होता है स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। ठीक है, SCAMP का मतलब क्या होता है, स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। ठीक है, तो हर माइंस का एजेंट, ऑनर, मैनेजर का ये जिम्मेदारी होता है कि उस माइंस का कंडीशंस को देखते हुए कि कौन सा टाइप का चट्टान है, आसपास का स्टाटा कितना है, चट्टान का अलग अलग टेस्ट किया जाता है कि कौन कौन सा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसके बाद उस स्टाटा को देखते हुए जो पॉल कमिटी होता है, पॉल कमिटी क्या करता है, एक SCAMP यानी स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान बनाता है, और वो प्लान मैनेजर साहब को देता है। मैनेजर साहब चाहेंगे तो उसको हूबहू जारी कर सकते हैं, या उसमें कुछ सुधार करके रीजनल इंस्पेक्टर को भेजता है माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने के 30 दिन के अंदर। कितना दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। अब रीजनल इंस्पेक्टर चाहेगा तो इसमें कुछ चेंज कर सकता है, या फिर हूबहू मैनेजर को अप्रूव्ड कर देगा। अब मैनेजर साहब क्या करेगा, असिस्टेंट मैनेजर को बुलाएगा, ठीक है, जितना भी सुपरवाइजरी स्टाफ है उसको बुलाएगा, और सबको समझा देगा कि कैसे कैसे सपोर्ट प्लान लगाना है। उसके बाद उसको कुछ कॉन्स्पिशियस जगह पे, यानी कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे आदमी बैठ रहा है, उठ रहा है, उस जगह पे लगा दिया जाएगा उसको नोटिस के रूप में। ठीक है, ताकि जो भी आदमी हो वो सबको जानकारी रहे,
उसमें कुछ अगर इंस्ट्रक्शन लिखना है तो इंस्ट्रक्शन लिख के चिपका दिया जाएगा। अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है, सीएमपी फॉलो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए न केवल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि असिस्टेंट मैनेजर और सुपरवाइजरी स्टाफ ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेटिंग ऑफ सपोर्ट के ऊपर। सेटिंग ऑफ सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट लगाना। तो सपोर्ट लगाने से पहले कुछ टर्म को आप समझते हैं। मान लीजिए एक गैलरी है, ठीक है, गैलरी में आपको सपोर्ट लगाना है, तो आप प्रॉप लगाएंगे। अगर प्रॉप लगाते हैं तो क्या होता है कि जमीन अगर मेरा कमजोर है तो प्रॉप उसमें घुस जाएगा। अगर रूफ मेरा कमजोर है या थोड़ा सा भी है तो रूफ में एक जगह क्या होता है, गड्ढा हो जाएगा। अब बाकी रूफ क्या है, धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। तो ये सपोर्ट हम किस लिए लगाए? सपोर्ट लगाए छत को सपोर्ट देने के लिए। लेकिन ये सपोर्ट दे ही नहीं रहा है तो फिर फायदा क्या है ऐसा सपोर्ट का? तो इसके लिए हमको कुछ कुछ चीज लगाना पड़ता है। ठीक है, कुछ कुछ चीज लगाना पड़ता है। क्या चीज है भाई साहब? तो सबसे पहले, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले जो ऊपर में सपोर्ट लगेगा, इस पर्टिकुलर जगह पे लगेगा एक पटरा जैसा, और नीचे पे भी लगेगा एक पटरा जैसा। ऊपर में और नीचे में एक पटरा जैसा, यानी लकड़ी का एक पलाई जैसा, पलाई का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा लगाते हैं ऊपर में भी और नीचे में भी। ठीक है ना? अगर आपका ऊपर में लगा रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीड। और अगर नीचे में लगा रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लैट बेस पीस। क्या बोलेंगे? फ्लैट बेस पीस। इसको हम फ्लैट बेस पीस कहते हैं। फ्लैट बेस पीस क्या होता है? ये जो हम सपोर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, ये सपोर्ट के ऊपर में और नीचे में एक ठो लकड़ी का छोटा सा पलाई का टुकड़ा लगा दिए, जिसको हम लोग पाटा कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में। तो अगर पाटा ऊपर में और नीचे में लगाए हैं तो पाटा का स्पेशल कुछ डायमेंशन होता है, डायमेंशन बताते हैं अभी। ऊपर वाला पाटा को हम क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। और नीचे वाला पाटा को हम क्या कहते हैं? फ्लैट बेस पीस। इसको कहाँ लगाते हैं? अगर बहुत ज्यादा कड़ा चट्टान है नीचे का ऊपर का, तब तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नीचे का और ऊपर का कड़ा चट्टान नहीं है, हल्का हल्का टूटा हुआ है, धसा हुआ है, तो उस जगह पे लीड को या फ्लैट बेस पीस को लगाते हैं। ठीक है, ऊपर वाला को लीड बोलेंगे, नीचे वाला को फ्लैट बेस पीस। बेस लिखा है तो बेस में लगाएगा, है ना? इस टर्म को ध्यान रख के आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो इन दोनों का कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है। क्या डायमेंशन होता है? तो बोला गया है सबसे पहले लीड का डायमेंशन को समझते हैं। ठीक है, लीड का डायमेंशन बोला है कि खूंटा के ऊपर जो लीड लगाया जाता है, जो खूंटा का चौड़ाई है, ठीक है, खूंटा का चौड़ाई क्या है? अगर मान लीजिए ये खूंटा लगभग 6 इंच का चौड़ा है, ठीक है, तो बोला है कि जो लीड लगेगा, है ना, ठीक, तो लीड का जो चौड़ाई होगा, लीड का जो चौड़ाई होगा वो आपका खूंटा से कम नहीं होगा, खूंटा का चौड़ाई से कम नहीं होगा। यानी 6 इंच से कम नहीं होगा। 6 इंच हो सकता है, 6.1 इंच हो सकता है, 6.12 इंच हो सकता है, 6.5 इंच, 7 इंच सब हो सकता है। लेकिन इसका जो चौड़ाई होगा, ब्रेथ होगा, वो आपका खूंटा का चौड़ाई से कम नहीं होगा। पहला डायमेंशन तो ये लिख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा डायमेंशन बोला गया है कि इसका जो मोटाई होगा ये 8 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा, सॉरी 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। एक मिनट, हम लीड का बता रहे थे ना? हाँ, लीड का 8 ही है, सॉरी, लीड का 8 ही है, उसमें फ्लैट बेस पीस में 5। तो लीड का जो मोटाई है वो 8 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा, और जो लंबाई है, इसको लंबाई कहेंगे। एक सेकेंड, इसमें यही होता है टेक्निकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो ये बेसिकली लिख रहे थे, ये था आपका ब्रेथ। ब्रेथ का क्या होगा? जो खूंटा का डायमीटर है, ठीक है, उसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद मोटाई कितना हो जाएगा? थिकनेस, थिकनेस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और लंबाई, जिसको हम लोग लेंथ कहते हैं, लेंथ कितना हो जाएगा सर? लेंथ हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। लेंथ कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाला खूंटा को क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। लीड का डायमेंशन क्या होगा? एक बार फिर से लिख रहे हैं। जो लीड है आपका, लीड का डायमेंशन क्या होगा? सबसे पहले तो जो ब्रेथ होगा वो आपका प्रॉप का डायमीटर से कम नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, कम नहीं होगा, ऐसे होगा, कम नहीं होगा। दूसरा क्या है? अगर थिकनेस का बात करें, यानी मोटाई का बात करें, तो वो 8 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। और तीसरा जो लेंथ है
लेंथ आपका 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। और ये डाटा अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, रेगुलेशन में दिया हुआ, रेगुलेशन नंबर 124 में। ठीक है। दूसरा नीचे वाला अब आते हैं फ्लैट बेस पीस पे। ऊपर का डायमेंशन को याद कर लीजिएगा, अब हम नीचे वाला डायमेंशन पे आते हैं। ठीक है, नीचे वाला डायमेंशन को क्या कहा जाता है? फ्लैट बेस पीस कहा जाता है। ठीक, कुछ ऐसा प्रॉप होगा आपका। ठीक, अब आते हैं नीचे वाला फ्लैट बेस पीस के ऊपर। तो ये जो फ्लैट बेस पीस है, इसका अगर हम डायमेंशन का बात करें तो इसमें बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर मोटा, यानी थिकनेस जो होगा वो आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई बोला है 25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा ब्रेथ। और लेंथ हो जाएगा आपका 75 सेंटीमीटर। यानी अगर L इंटू बी इंटू एच का कैटेगरी में लिखे तो L हो जाएगा 75, B हो जाएगा आपका 25 और H हो जाएगा आपका 5। तो ये वाला याद रखिएगा, L इंटू बी इंटू एच अगर पूछे तो 75 इंटू 25 इंटू 5। ठीक है, याद रहेगा ये। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? फटाक से बोलिएगा, ऊपर में जो पाटा लगा है इसको क्या बोलते हैं? एक बार देख लेते हैं, एक बार चैट। बिल्कुल, ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं लीड और नीचे वाले को कहते हैं फ्लैट बेस पीस। याद रहेगा, ठीक है, डायमेंशन भी याद रहेगा। थोड़ा नहीं याद रहेगा एक बार में, आप ट्राई कीजिएगा तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं। अब एक चीज़ समझते हैं, क्रॉस बार क्या होता है सर? ठीक है, क्रॉस बार क्या होता है? तो मान लीजिए एक गैलरी है, उस गैलरी में हम 2 ठो खूंटा खड़ा किए। ठीक है, 2 ठो खूंटा खड़ा किए दीवार से सटा के, है ना। मान लीजिए बगल में ही पिलर है, ये जो आपका रेड वाला है ये क्या है? ये पिलर है। इधर भी रेड वाला जो है वो क्या है? पिलर है। ठीक है, ऊपर में क्या है? ये रूफ है। तो अगर मान लीजिए हम एक खूंटा खड़ा किया और खूंटा खड़ा करने के बाद उसके ऊपर में फिर एक तो ऐसा प्रॉप रख दिए। ठीक है, और ऊपर में क्या किए? कुछ आपका लकड़ी का फ्लैंज इस्तेमाल किए। ठीक है, लैगिस जिसको हम लोग बोलते हैं, वुडन लैगिस, इसका इस्तेमाल करके इसको टाइट करती है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्रॉस बार। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्रॉस बार बोलेंगे। हिंदी में इसको शायद जात्री बोलते हैं, जात्री सपोर्ट। ठीक है, तो क्रॉस बार या तो ऐसा हो सकता है या फिर एक और तरीके का हो सकता है, वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए ये पिलर है साइड का, ये पिलर है साइड का, ये जमीन है और ये रूफ है। ठीक है, दूसरा कैसा हो सकता है? दूसरा कुछ ऐसा हो सकता है, ये बीच में लकड़ी उकड़ी डाल के हम टाइट कर दिए। तो अगर हम दीवार को गड्ढा करके, यानी पिलर में गड्ढा करके हम ऊपर में खूंटा लगा रहे हैं, प्रॉप लगा रहे हैं, जिसको जात्री बोलते हैं, क्रॉस बार कहते हैं, तो वो जो गड्ढा होगा वो 50 सेंटीमीटर का होगा। 50 सेंटीमीटर आप नापिएगा। एक जो बड़ा वाला स्केल होता है ना, जो बड़ा वाला स्केल वो 30 सेंटीमीटर का होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब लगभग आधा हाथ। आधा हाथ कहाँ होता है? हाथ को जहाँ से फोल्ड करते हैं आप, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं आधा हाथ। एक हाथ हम पूरा बोलते हैं। ठीक है, तो वो उतना उतना हो जाएगा लगभग, उतना हम गड्ढा करेंगे इस साइड भी और उतना गड्ढा करेंगे हम इस साइड भी। ठीक, दोनों जगह पे हम उतना उतना गड्ढा करेंगे 50-50 सेंटीमीटर और उसको डाल देंगे ना। 50-50 सेंटीमीटर का होल करके हम इसको प्रॉप को लगा देंगे। या फिर हम क्या करेंगे? 2 ऐसे खूंटा खड़ा करेंगे नीचे में होल करके। ठीक, और उसके बाद उसको हम लोग ऐसे ऊपर में रख के क्रॉस बार बना देंगे। चले, तो अगर आपसे पूछे कि क्रॉस बार अगर हम दीवार में जाम कर रहे हैं, पिलर में जाम कर रहे हैं, तो कितना सेंटीमीटर गड्ढा किया जाता है? तो 50 सेंटीमीटर गड्ढा किया जाता है। ठीक है, जितना भी हम कॉग लगाएंगे, प्रॉप लगाएंगे, सबका मेरा मैक्सिमम यही तरीका होगा कि उसमें मैक्सिमल मैक्सिमम कांटेक्ट हो रूप से, ज़्यादा से ज़्यादा रूप को टच करे, ताकि वजन उस पर जल्दी पड़ेगा और लंबा टाइम तक पड़ेगा। ठीक है, चल, अब एक टर्म है कॉग सपोर्ट। कॉग सपोर्ट क्या होता है? तो इसको ऐसे समझिए कि चीता आप कभी न कभी देखे होंगे, अगर आपको ऐसा कभी दुर्भाग्य मिला होगा तो कभी न कभी चीता सजाते देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो हम आपको समझाते हैं। जब कभी चिता सजाया जाता है तो साइड साइड में पहले 4 गो खूंटा गाड़ा जाता है। ठीक है, साइड में क्या किया जाता है? 4 गो खूंटा गाड़ते हैं, है ना।
धर्म में रिवाज भी है और इसका महत्व भी है। तो 4 गो खूंटा गाड़ेंगे, चाहे खूंटा लकड़ी का हो, चाहे बाँस का हो, खूंटा गाड़ते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लकड़ी को सजाना शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, कुछ लकड़ी को ऐसा सजाते हैं, ठीक है? उसके बाद कुछ लकड़ी को हम ऐसा रखते हैं। अब हम कॉग के बारे में बता रहे हैं, इसके ऊपर में कुछ ऐसा रखेंगे, ठीक है? ऐसे करके हम फिर ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे रखेंगे, मतलब क्रिस क्रॉस मैनर में इसको हम बढ़ाते जाएँगे, बढ़ाते जाएँगे, बढ़ाते जाएँगे, जब तक ये रूफ में टच नहीं करेगा। तो कॉग का हाइट कितना होता है, जब तक रूफ में टच नहीं करेगा, जो आपका गैलरी का हाइट होगा वही हो जाता है कॉग का हाइट, ठीक है? कॉग का चौड़ाई कितना होता है, तो कॉग का चौड़ाई भी आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गैलरी का आधा चौड़ाई को रोक के रखता है, ठीक है? 30% चौड़ाई को लगभग कवर कर लेता है। ज़्यादातर ये जंक्शन में लगाया जाता है, डिप्लरिंग एरिया में जहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है उस जगह पे लगाया जाता है, ज़्यादा चौड़ी गैलरी है उस जगह पे लगाया जाता है, एक्सपोज एरिया उस जगह पे लगाया जाता है, कॉग लगाते हैं, ठीक है? तो कॉग जो लगाते हैं उसमें जो स्लीपर है, इस स्लीपर का लंबाई क्या होता है, तो इस स्लीपर का लंबाई दिया हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉगिंग स्लीपर। क्या कहते हैं? कॉगिंग स्लीपर। तो कॉगिंग स्लीपर का लंबाई कितना से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। कम लंबा नहीं होना चाहिए, कितना से कम नहीं होना चाहिए, बताइएगा। ये पूछा है कई बार, कई सारे एग्जामिनेशंस में। 8 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर नहीं, डायमेंशन लीड का बता, अच्छा लीड का डायमेंशन था, ओके ओके। 1.2 मीटर, बिल्कुल 1.2 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, 1.2 मीटर, ठीक है? ओके, कोई नहीं। ठीक है, तो कॉगिंग स्लीपर में हम बेसिकली क्या बता रहे थे, कॉगिंग स्लीपर में हम आपको बता रहे थे कि कॉगिंग स्लीपर क्या होता है। कॉगिंग स्लीपर का लंबाई 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है, 1.2 हो सकता है जी, हो सकता है 1.25 हो सकता है 1.9 हो सकता है, नहीं हो सकता है 1.2 मीटर से छोटा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये बोलता है। तो जो हम कॉग लगा रहे थे, कॉग सपोर्ट लगाने के लिए जो साइड साइड में हम 4 गो खूंटा बांधे थे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉर्नर सपोर्ट। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉर्नर प्रॉप, ठीक है? कॉर्नर प्रॉप उसको हम कहते हैं। ओके, चलिए अब कुछ टर्म है उसको समझा देते हैं, फिर बाद में हम रिकैप कर देंगे एक बार। एक होता है अंडर सेट प्रॉप। अंडर सेट प्रॉप क्या होता है इसको समझते हैं। अरे यार, मान लीजिए मेरा सरफेस है, ठीक है? ये क्या ऊपर में सरफेस है, और ये मेरा गैलरी है। गैलरी थोड़ा सा इंक्लाइन होता है, 1/4, 1/3, 1/6, कुछ ना कुछ इंक्लाइनेशन है इसका, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब हम सरफेस से एक नॉर्मल खींचते हैं। सरफेस से क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल खींचते हैं, यानी 90 डिग्री बनाते हैं। तो कुछ इस जगह पे वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर गैलरी का नॉर्मल अगर हम खींचेंगे तो वो कुछ अलग होगा, ठीक है? इस पर्टिकुलर गैलरी का अगर हम नॉर्मल खींचेंगे तो कुछ इस टाइप का नॉर्मल बनाएगा, है ना? तो जो सरफेस से नॉर्मल होता है और गैलरी का नॉर्मल होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, गैलरी का नॉर्मल बोलते हैं, गैलरी का नॉर्मल, ठीक है? और ये हो गया सरफेस का नॉर्मल, सरफेस का नॉर्मल। इन दोनों के बीच में हम सपोर्ट लगाते हैं, उसी को कहते हैं अंडर सेट प्रॉप। उसको क्या कहते हैं, अंडर सेट प्रॉप। मतलब इन दोनों एंगल के बीच में हम एक तो खूंटा खड़ा कर देंगे। हम क्या करेंगे, एक तो जो जो नॉर्मली प्रॉप लगाते हैं बस उसको लगाएंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अंडर सेट प्रॉप। अंडर सेट प्रॉप कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे सीम का इंक्लाइनेशन ज़्यादा होता है। जिस जगह पे ज़्यादा इंक्लाइन सीम होता है उस जगह पे हम अंडर सेट प्रॉप लगाते हैं। ज़्यादा का मतलब 1/4, 1/3, ये सब जो जनरली आता है ये हाई इंक्लाइनेशन में आता है। तो जो ढालू रास्ता होता है उस जगह पे लगाते हैं। 1/3, 1/4 क्या पूरा माइंस का, जी पूरा माइंस का, लेकिन पर्टिकुलर एक जगह देखा जाता है जहाँ पे इंक्लाइनेशन अगर ज़्यादा है तो उस जगह भी हम अंडर सेट प्रॉप लगा सकते हैं। अंडर सेट प्रॉप लगाते कैसे हैं, तो पहले हम सरफेस से एक नॉर्मल खींचेंगे, उसके बाद उस गैलरी का नॉर्मल यानी 90 डिग्री खींचेंगे, और उसके बीच में जो एंगल बनेगा, उसके बीच में जो गैप होगा, उसी गैप में, उसी एंगल के बीच में हम अंडर सेट प्रॉप को लगाते हैं। ये ढालू रास्ता में लगाया जाता है
ताकि जो मेरा प्रॉप है वो गिर ना जाए, प्रॉप पे ज़्यादा वजन नहीं पड़े इसीलिए। सोचिए अगर हम प्रॉप को बहुत ज़्यादा झुका के लगा देंगे तो क्या होगा? अगर बहुत ज़्यादा झुका के लगा देंगे तो हो सकता है प्रॉप अपने आप गिर जाएगा। अगर हम बहुत ज़्यादा टेढ़ा करके लगा देंगे तो क्या होगा? इसमें भी इस साइड गिर जाएगा। तो ये दोनों ऐसा चीज़ ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम दोनों के बीच का एक एंगल बनाते हैं और उस एंगल पे लगाते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या होगा, अब ये अंडरसेट प्रॉप जो है वो गिरेगा नहीं, वो एकदम स्टेबल खड़ा रहेगा और मैक्सिमम टॉर्क इसमें लगेगा ऊपर से, ठीक है? चलिए, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अंडरसेट प्रॉप। एक बार सब टर्म से अवगत करा दें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पिलर पकड़िए, ये भी पिलर पकड़िए, लेकिन आप देखिएगा तो इस पिलर में जो पूरा एरिया है वो आपका निकला हुआ है। अब हम ड्रेसिंग कर रहे थे, नीचे से ड्रेसिंग करते करते इतना खोखला हो गया, नीचे का पूरा एरिया देख रहे हैं आप, ये खोखला हो चुका है, ठीक है? तो इस जगह पे हम क्या करते हैं, पहला मेरा टारगेट होता है कि जो पोर्शन है, ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम झाड़ के हटा दें, यानी ड्रेसिंग करें और इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम तोड़ के एक स्मूथ सरफेस बना दें, है ना? पहला तो मेरा तरीका ये है कि इसको स्मूथ बना दें। लेकिन है कि अगर हम किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? किसी कारण से हम नहीं कर पा रहे, तो क्या मेरा और दूसरा कोई तरीका है? जी बिल्कुल है। उस जगह पे हम क्या करेंगे, अंडर सेट प्रॉप लगाते हैं। अब अंडर सेट प्रॉप क्या होता है? इसको भी समझ लेते हैं, है ना? ये आपका मान लीजिए ऐसा निकला हुआ था, ठीक है? तो अंडर सेट प्रॉप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पटरा डालेंगे और पटरा डालने के बाद इसको हम ऐसे टेढ़ा लगा के सपोर्ट करेंगे, ठीक है? ऐसे टेढ़ा एक सपोर्ट लगा के क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये सपोर्ट क्या करेगा, ये सपोर्ट, ये जो निकला हुआ पोर्शन है, ओवर एक्सपोज पर्सन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर हैंगिंग, ओवर हैंगिंग पिलर, ओवर हैंगिंग पिलर को ये सपोर्ट देगा, ठीक है? तो इसमें जो सपोर्ट इस्तेमाल किए, इस सपोर्ट का एक नाम है, सपोर्ट का नाम है स्टे प्रॉप। इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्टे प्रॉप, ठीक है? चलिए, अब एक बार हम इसका सारांश करते हैं कि रेगुलेशन में हम क्या क्या बताएं। अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो देखे होंगे, नहीं तो चलिए हम समझा देते हैं। हम सबसे पहले समझाएं एक लीड के बारे में, लीड क्या होता है, और एक बताए थे फ्लैट बेस पीस के बारे में। पीस के बारे में लीड हम बताएं कि जब कभी भी हम प्रॉप लगाते हैं, प्रॉप में नीचे ज़मीन कमज़ोर है, ऊपर ज़मीन कमज़ोर है, पिलर या रूफ कमज़ोर है, तो उस कंडीशन में लीड या फ्लोर बेस पीस, फ्लैट बेस पीस लगाते हैं। लीड हम लोग ऊपर में लगाते हैं, फ्लैट बेस पीस हम लोग नीचे में लगाते हैं। लीड का जो डायमेंशन होता है बेसिकली, है ना, वो आपका यहाँ पे दिया होगा लीड का डायमेंशन, एक सेकेंड। हाँ, लीड का जो डायमेंशन होता है, इसमें बोला गया है जो डाया है प्रॉप का, उतना डाया के बराबर ये रहेगा, ठीक है? इसके बाद इसका जो लंबाई होगा वो लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ठीक है? इसका जो लेंथ होता है वो 50 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? और मोटाई का बात करेंगे, थिकनेस का बात करेंगे तो वो 8 सेंटीमीटर होता है। फ्लैट बेस के बारे में क्या बताएं, L/B/H, 75 × 25 × 5, ये तीनों का तीनों सेंटीमीटर में है। ये आपका बताएं डायमेंशन। इसके बाद फिर हम आपको बताए थे क्रॉस बार के बारे में। क्रॉस बार क्या बताएं, बोले कि क्रॉस बार दोनों गैलरी को अगर हम होल करके बना रहे हैं तो 50 सेंटीमीटर गड्ढा करके बनाएंगे, ठीक है? 50 सेंटीमीटर गहरा करके हम उसमें सपोर्ट यानी प्रॉप लगाएंगे। कॉग हम लोग ऐसा लगाते हैं, जितना भी सपोर्ट लगाते हैं वो मैक्सिमम दीवार के टच में रहे ऐसा लगाते हैं। कॉग अगर हम लगा रहे हैं तो जो कॉगिंग स्लीपर होता है मेरा, ठीक है, कॉगिंग स्लीपर जो होगा उसका जो लंबाई होता है वो 1.2 होता है, वो नॉट लेस देन 1.2 होता है, ठीक है ना? सॉरी, नॉट लेस देन 1.2 होता है, ठीक। इसके बाद इसमें हम बताएं कि कॉर्नर प्रॉप के बारे में बताए थे कि कॉर्नर प्रॉप क्या होता है, साइड साइड में जो आप लगाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉर्नर प्रॉप, ठीक। एक सेकेंड। देन आपको हम अंडर सेट प्रॉप के बारे में बताएं। अंडर सेट प्रॉप क्या होता है, अंडर सेट प्रॉप के बारे में बताएं कि जो इंक्लाइनेशन होता है ज़्यादा, है ना, उसमें हम क्या करते हैं, सरफेस से नॉर्मल लेते हैं, गैलरी का नॉर्मल लेते हैं और इसके बीच में हम सपोर्ट लगा देते हैं, ठीक है? इसी को हम लोग कहते हैं अंडर सेट प्रॉप। अगर अंडर सेट प्रॉप लगाते हैं तो वो इंक्लाइंड गैलरी में लगाते हैं, जो इंक्लाइंड गैलरी होता है, ज़्यादा ढलान होता है, उस गैलरी में फिर लगाते हैं, ठीक है? इसके बाद हम ओवर हैंगिंग पिलर के बारे में बताएं आपको। ओवर हैंगिंग साइड्स के बारे में बताएं, जो साइड होता है जो ज़्यादा झूलता है उस जगह पे लगाते हैं। उस जगह पे हम क्या लगाते हैं, स्टे प्रॉप लगाते हैं, स्टे प्रॉप, ठीक है? स्टे प्रॉप लगाते हैं ताकि वो अच्छे से रोक सके, पकड़ के रख सके, ठीक।
इसके बाद जितना भी सपोर्ट हम लगाते हैं वो कोई ना कोई ओवरमैन या माइनिंग सरदार के नज़र के सामने लगाया जाएगा, अगर असिस्टेंट मैनेजर है तो उसके सामने लगाया जाएगा। जब लॉन्गवाल पे आते हैं, ठीक है, ये सब हो गया एक बार। ओके, ठीक, अब हम आते हैं लॉन्गवाल के ऊपर में, है ना। लॉन्गवाल में कौन सा सपोर्ट इस्तेमाल किया जाता है? तो पावर सपोर्ट का इस्तेमाल होता है। पावर सपोर्ट क्या सिर्फ और सिर्फ पावर सपोर्ट का इस्तेमाल होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो गेट रोडवेज होते हैं मेरा, ठीक है, गेट रोडवेज में अगर हमको सपोर्ट देना पड़ रहा है तो उस जगह पे हम हाइड्रोलिक सपोर्ट का यूज़ करेंगे। गेट रोडवे में क्या हम प्रॉप लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, लेकिन हाइड्रोलिक चॉक जो है या हाइड्रोलिक सपोर्ट है, लिंक बार है, ये सब ज़्यादा वजन उठाता है। क्योंकि टेल गेट में आपका या मेन गेट में आपका मेन गेट में सॉरी कन्वेयर लगा रहता है। कन्वेयर चूंकि ज़्यादा वाइब्रेशन करता है, इसीलिए हम लोग इसमें हाइड्रोलिक सपोर्ट लगाते हैं, ठीक है। जो पावर सपोर्ट होता है वो लगभग 300 से 800 टन तक वजन उठा सकता है। एक पर्टिकुलर जो पावर सपोर्ट है ये आपका 300 से 800 टन तक वजन उठा सकता है। ये कब लगाते हैं? जैसे जैसे एक वेब कोयला काट लिया गया। वेब कोल क्या होता है? एक लेयर कोयला का, एक बार मशीन चला ऐसे और ऐसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक वेब कोयला। एक वेब कोयला काटा, उसके बाद जितना भी पावर सपोर्ट है सब रेंग रेंग के धीरे धीरे आगे आएगा। उसके बाद फिर आगे कोल का एक्सट्रैक्शन होगा, है ना। बस लॉन्गवाल में यही बोला गया है, ठीक। चलिए, बाकी सपोर्ट जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में समझा देंगे, है ना। बाकी आज सपोर्ट तो ये इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। सपोर्ट कितना टाइप का होता है, देखो इसका ऐसे नहीं कह सकते हैं, अलग अलग बेसिस होता है ना। नेचर के बेसिस पे कहेंगे तो दो टाइप का होता है, आर्टिफिशियल सपोर्ट और नेचुरल सपोर्ट। अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से कहेंगे तो दो टाइप का होता है, कॉन्वेंशनल सपोर्ट, मॉडर्न सपोर्ट, है ना। अगर आपका बेसिस पे हिसाब से बात करेंगे तो उसमें भी दो टाइप का सपोर्ट होता है, एक्टिव सपोर्ट, पैसिव सपोर्ट। तो बहुत सारा सपोर्ट का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो समझा देंगे कभी, है ना। इस चैप्टर में बहुत कन्फ्यूजन रह जाता है, जो कि एकदम क्लियर हो जाएगा, पानी जैसा क्लियर हो जाएगा। हम कह रहे हैं सपोर्ट बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है ना। हवा बना दिए हैं आप लोग, मतलब आप लोग नहीं बनाया, हवा बन गया है मार्केट में, लेकिन है बहुत आसान चैप्टर, ठीक है। अभी CMR करते हैं, उसका जब DJ देशमुख आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तब आपको पता चलेगा सारा सारा चैप्टर आसान है, खाली आप बेकार में डरते थे। तो आज इतना ही रखते हैं, और इसका हम भेज देते हैं वीडियो भी और PPT भी, ठीक है। चलिए, आज इतना ही रखते हैं, है ना। मो स्केल का एक वीडियो का है, मो स्केल तो हम बताए हैं जियोलॉजी में, वीडियो लेक्चर हम कर दे रहे हैं, फिर भी बता देंगे कभी। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। सबको जय हिंद। बिल्कुल जय हिंद, सबको जय हिंद। और जो ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, थोड़ा सा बीच में ये हुआ था, बट हम बाद में उसको रिकैप कर दिए हैं, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपको पता नहीं है। बाद में हम इसीलिए रिकैप किए थे क्योंकि इसमें हम स्क्रीन ऑफ करते हैं, डिस्प्ले कैप्चर ऑफ इसलिए करते हैं क्योंकि व्हाट्सअप से बहुत सारा मैसेज भेजना पड़ता है, लिंक वगैरह, इसके लिए किए थे। और बीच में थोड़ा सा आपका छूटा था, वो हम बाद में मेकअप कर दिए हैं, है ना। उसमें हम बेसिकली यही पढ़ाए थे कि आपका लीड और फ्लैट बेस पीस के बारे में पढ़ाए थे। तो एक बार हम शॉर्ट में बता देते हैं, फिर लीड और फ्लैट बेस पीस आखिर होता क्या है, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए, बेसिकली जो गैलरी होता है, ठीक है, गैलरी में अगर नीचे का ज़मीन कमज़ोर है या ऊपर का ज़मीन कमज़ोर है, हम अगर उसमें प्रॉप लगा देंगे, डायरेक्ट खूंटा लगा देंगे ऐसे, तो ये खूंटा क्या होगा, इसमें घुस जाएगा, ऊपर में या नीचे में घुस जाएगा। तो घुस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना सर, ये जो प्रॉप है ये घुस जाएगा तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग को फ्लैट बेस पीस और लीड का इस्तेमाल करना पड़ता है। फ्लैट बेस पीस क्या होता है और लीड क्या होता है? तो देखिए, ऊपर में एक पाटा लगाया जाता है, पाटा मतलब पटरा, लकड़ी का टुकड़ा, और नीचे एक पाटा लगाया जाता है। ऊपर वाला जो पाटा है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लीड। और नीचे जो पटरा लगा रहे हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्लैट बेस पीस, ठीक है। जब कभी कोई प्रॉप लगाया जाता है तो प्रॉप के ऊपर में और नीचे में ऐसा पाटा लगाया जाता है जहाँ पे जमीन कमजोर हो, ठीक। तो लीड का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन हम फिर से रिपीट कर दे रहे, एक बार हम बताए हैं। तो जो प्रॉप का डायामीटर है, ठीक है, जो क्या है, प्रॉप का डायामीटर है, ठीक है। तो प्रॉप के डायमीटर से कम चौड़ा नहीं होगा, यानी जो ब्रेथ होगा वो इतना होगा। लेंथ का अगर हम बात करेंगे, लंबाई का अगर हम बात करेंगे, तो वो आपका 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। और अगर हम
थिकनेस का बात करेंगे, मोटाई का बात करेंगे, तो वो आपका 8 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक है। इसी तरह से फ्लैट बेस पीस का अगर हम बात करेंगे तो L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सभी के सभी सेंटीमीटर में होगा। बस यही चीज़ हम उस टाइम पढ़ाए थे, यही आपका छूटा था। तो ब्लैक स्क्रीन अगर आ गया तो आपको परेशान नहीं होना है, अगर अभी तक क्लास आप किए हैं तो, ठीक है। और फ़ी के बारे में बता रहे हैं कि फ़ी बहुत कोई नहीं दिए हैं उसमें, तो अब ग्रुप से हमको रिमूव करना पड़ेगा, लंबा टाइम हो गया है। तो अगर नहीं दिए हैं आप तो दे दीजिएगा, है ना। नंबर वही है 9102111091, ठीक है। इसी नंबर पे आपको फ़ोन पे या गूगल पे कर देना है, हम आपका सेव कर लेंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।